नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, माफिया डॉन अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ। माफिया डॉन अतीक अहमद का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी नहीं पलटी। अतीक अहमद सकुशल प्रयागराज के कोर्ट तक पहुंच गया। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाया। माफिया डॉन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक अहमद को सजा हुई। यह खबर अपने आप में काफी बड़ी है। 40 सालों से ज्यादा वक्त तक अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है अतीक अहमद। कैसे अब तक सजा से वो बचता रहा? अतीक अहमद के खौफ ने कैसे उसे अब तक सजा से दूर रखा? यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल अतीक अहमद नैनी जेल से निकलकर साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुका है, मगर सस्पेंस अभी भी गहराया हुआ है। आखिर उसके साथ क्या हो जाए? अपराध की दुनिया में जितनी पैठ अतीक अहमद ने बनाई, उतनी ही पकड़ सूबे की सियासत में भी अतीक अहमद की रही। प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई सीटों पर अतीक अहमद का दबदबा है, अच्छी पकड़ मानी जाती है। 4 बार से विधायक। साल 2004 में अतीक अहमद पहली बार सांसद बना। उसके बाद से ही अतीक अहमद का फोकस लोकसभा चुनाव पर बढ़ा। साल 2009 के बाद वो लगातार संसद पहुंचने के लिए जोर आजमाइश करता रहा, अलग अलग सियासी दलों से अलग अलग सांठगांठ करता रहा और साल 2019 में वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंच गया। उमेश पाल अपहरण कांड कैसे माफिया डॉन के सियासी कैरियर का फुल स्टॉप बन गया? उमेश पाल अपहरण कांड ने कैसे अतीक से संसद पहुंचने की तमन्ना पर पानी फेर दिया? यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। अतीक की सियासी जोर आजमाइश का पूरा हल भी आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की सजा पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी की संसद सदस्य जाने के मुद्दे पर लगातार बवाल जारी है। आज भी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के कुछ दल जो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे, राहुल की सजा के मुद्दे पर पास आ गए। कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एकजुट विपक्ष सत्ता पक्ष पर तगड़ी चोट करने की तैयारी में जुटा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों का हौसला बढ़ाया, साफ शब्दों में समझाया, जिस तेजी से बीजेपी आगे बढ़ेगी, हमला तेज होता जाएगा। साल 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ने चुनावी रणनीति सेट करनी शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारी का आज पूरा अपडेट भी राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज लगातार सुर्खियों में है। पिछले महीने 24 फरवरी को दिनदाड़े उमेश पाल की हत्या हुई थी। 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। अतीक अहमद और पाल परिवार की अदावत की चर्चा पूरे प्रदेश में गर्म है। दोनों ही परिवारों के बीच 18 सालों से पुराना खूनी सियासी संघर्ष है। अचानक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। एक बार फिर खून खराबे की चर्चा है। एक बार फिर से कोर्ट कचहरी की चर्चा है। एक बार फिर अतीक अहमद के खौफ की चर्चा है। और 2 दिनों से हर तरफ बस अतीक अहमद की चर्चा है। आज सुबह से ही अतीक अहमद की खबर
लगातार बनी हुई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस की सजा का ऐलान हुआ। दिन की सबसे बड़ी खबर बनी। आज भी अतीक अहमद के हर मूवमेंट पर मीडिया की नजर रही। 24 मार्च से ही मीडिया के कैमरे अतीक अहमद को फॉलो करते रहे। अतीक अहमद के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल के सफर को लाइव कवरेज लगातार मिलता रहा। कुछ वैसे ही नजारा आज भी देखने को मिला। आज सुबह से ही मीडिया की सुर्खियों में अतीक अहमद पूरे दिन छाया रहा और आज की सबसे बड़ी खबर भी अतीक अहमद बनी। फाइनली फैसला आ गया। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया और कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया। और इस केस में अशरफ अहमद, फरहान, जावेद, इशरार, आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया कोर्ट ने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है। अतीक अहमद का भाई अशरफ बरी हो गया। कोर्ट के फैसले के बारे में वकीलों ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। और बाकी में 1 लाख रुपए का छजपूर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा। 1-1 लाख रुपया सूक्ष्म ही है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। तो यानी कि आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे? हाई कोर्ट में होगा ही, और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अतीक अहमद का फैसला आने के बाद उमेश पाल का परिवार भी मीडिया के सामने आया। उमेश पाल का परिवार लगातार अतीक की फांसी की मांग करता रहा। ऐसे में अतीक अहमद को उम्र कैद, अशरफ को बरी किया जाना पाल परिवार को पसंद नहीं आया। उमेश पाल की पत्नी ने कहा कि वो न्याय के फैसले के आगे चुनौती देंगी। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद उमेश पाल की मां ने कहा, अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास हुआ है, न्यायालय का सम्मान है, लेकिन उमेश पाल के मर्डर केस में अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उमेश पाल की मां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए यहां तक कहा, अतीक को जड़ से खत्म करना जरूरी है। अतीक जेल में हर सुविधा हासिल कर लेता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। अतीक अहमद जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता है। अतीक पर सजा के ऐलान के बाद उमेश पाल के परिवार ने और क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे,
तो बतलाइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं अतीक अहमद पर आया फैसला क्यों खास है। मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं क्यों इस फैसले की चर्चा इतने जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। पिछले 40 सालों से प्रयागराज में अपनी दबंगई का साम्राज्य चलाने वाला अतीक अहमद पहली बार कानून के शिकंजे में इस तरीके से फंसा है। पहली बार उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद पर कानूनी फैसला आया है। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में योगी सरकार की इच्छा शक्ति को सहारा जा रहा है, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब इसी अतीक अहमद की सुनवाई करने के जजों को डर लगता था। बाहुबली अतीक अहमद की सुनवाई करने से जज अपना नाम वापस ले लिया करते थे। सोचिए कितना डर दहशत का माहौल था। आज हर तरफ साल 2012 की उस घटना की चर्चा है जब जेल में बंद अतीक अहमद ने चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। उसके बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया था। उस वक्त अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद के हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज सुनवाई के लिए तैयार हुए तो फिर अतीक अहमद को बेल मिल गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। इसकी मिसाल अतीक अहमद पर आए फैसले को माना जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि माफिया डॉन अतीक के इतने लंबे आपराधिक जीवन की यह पहली सजा है। 40 सालों से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहे अतीक अहमद को पहली बार किसी मुकदमे में सजा सुनाई गई है, वो भी उम्र कैद की सजा। इससे पहले अतीक अहमद पर कोई भी मुकदमा अंजाम तक नहीं पहुंच सका। मुकदमे में अंजाम तक पहुंचने से पहले ही अतीक अहमद अपनी साजिश से उससे निपटाकर बच निकलता था। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अतीक का तिकड़म काम नहीं आया। उमेश पाल के अपहरण मामले में अधिकतम उम्र कैद की सजा हुई है। अतीक अहमद पर अब तक 100 से ज्यादा केस दर्ज है। उसके खिलाफ ज्यादातर मामलों में गवाह बाद में मुकर गए। अतीक के खिलाफ पहला मामला साल 1979 में दर्ज हुआ था। इसके बाद जुर्म की दुनिया में अतीक अहमद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, हर अपराध में हाथ आजमाया। न जाने कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते रहे। अपराध के साथ राजनीतिक का कॉकटेल उसे बहुत रास आया। मुकदमों से बढ़ते रोब का फायदा अतीक ने राजनीति में खूब उठाया। साल 1989 में अतीक अहमद पहली बार विधायक बना। उसके बाद उसके अपराध का दायरा लगातार बढ़ता गया। अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई बार गुंडा एक्ट भी कार्रवाई हुई। अतीक अहमद पर एनएसए भी लग चुका है, बावजूद इसके उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। जुर्म और राजनीति के साथ साथ अतीक अहमद ने ठेकेदारी, जमीनों के धंधे में हाथ आजमाया। जमीन की खरीद फरोख्त, रंगदारी से अतीक नहीं उसके गुर्गों ने भी अकूत संपत्ति बना ली थी। अतीक का खौफ इतना ज्यादा रहा कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता। अगर किसी ने कर भी दिया तो बाद में गवाह मुकर जाते थे। कई बार तो वादी ने ही लिख कर दे दिया कि उसने अतीक के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करवाया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अतीक अहमद की क्राइम फाइल काफी ज्यादा मोटी है। 5 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके अतीक अहमद का सियासी रसूख भी काफी ज्यादा है। उसके अभी तक बचे रहने के पीछे भी सियासत बड़ी वजह बताई जा रही है। साल 2004 से लेकर 2009 तक इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद सांसद रहा। समाजवादी पार्टी ने साल 2008 में अतीक की पार्टी से निकाल दिया था। अतीक को साल 2009 में लोकसभा चुनाव में अतीक ने
बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन मायावती ने उन्हें टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। साल 2009 लोकसभा चुनाव में अतीक ने अपना दल पार्टी के टिकट से प्रतापगढ़ में किस्मत आजमाई। राजनीति पुलिस के भारी दबाव के चलते अतीक अहमद ने 2008 में सरेंडर किया। साल 2012 में जेल से बाहर निकल पाया। साल 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव ने जब अतीक अहमद से दूरियां बना ली, उसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। साल 2017 में सैम हिगिंबॉटम यूनिवर्सिटी के स्टाफ के उत्पीड़न के आरोप में अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ा। 885 वोट उसको मिले थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब जाकर अतीक अहमद पर कानून शिकंजा पर रोक लगी। अतीक अहमद को पहली बार सजा मिली। अब अतीक अहमद चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अतीक अहमद का प्रोफाइल यह बताता है कि उसका हौसला बुलंद है। अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने उसका दबदबा बनाया, लेकिन पाल परिवार से उसकी अदावत ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। साल 2005 में राजूपाल हत्याकांड ने सबसे पहले उससे झटका दिया। एक बीएसपी विधायक की दिनदाड़े हत्या, उसके बाद कई झटके लगे। उस परिवार पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस पर सख्त एक्शन लिए। उसके साम्राज्य को समेटने में काफी जोर लगाया। एक बार फिर से अतीक अहमद घिरा हुआ है। एक बार फिर अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। वजह राजूपाल के भाई उमेश पाल की हत्या है और पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था और इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई, उसका बेटा समेत 9 आरोपी बनाए गए। दिनदाड़े हुए हत्याकांड को योगी सरकार ने अपने ऊपर बड़ा धब्बा मान रही है और उससे निपटाने के लिए तमाम कोशिश हो रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को दबाव भी काफी ज्यादा है। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट का फैसला काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। राजूपाल के बाद उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के आपराधिक राजनीतिक कैरियर पर फुल स्टॉप भी माना जा रहा है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी की सजा, राहुल गांधी की संसद सदस्य जाने का मुद्दा बना हुआ है। हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। कांग्रेस के तेवर यह बता रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस को विपक्ष का पूरा साथ मिल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कांग्रेस के हौसले इस वक्त बुलंद है। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा, राज्यसभा में आज भी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने का मुद्दा गहमाया रहा और मंगलवार की सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद स्पीकर के आसन के पास पहुंच गए। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के आसन के सामने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर के सामने कागज फेंके, आसन की ओर कागज फेंके गए। सदन में सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर लहराए गए। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और राज्यसभा में कुछ ऐसे ही हुआ। मंगलवार को कार्रवाई की शुरुआत में सभापति जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला मुक्केबाजों को बधाई दी। उन्होंने निकत जरीन्स के अलावा लवलीना, नीतू और स्वीकी को भी बधाई दी। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा होने लगा। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। अडानी मुद्दे पर जेसीपी की जांच की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। आज भी विपक्ष अडानी के मुद्दे पर हमलावर नजर आया। विपक्ष जेपीसी की मांग को लेकर संसद में आक्रामक है। विपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता के मसले पर एकजुट नजर आ रहा है। उधर सत्ता पक्ष के ओबीसी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अभियान तेज करते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के ओबीसी सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के ओबीसी सांसदों का कहना है, राहुल गांधी ने देश की पिछड़ी जातियों को अपमानित किया है। राहुल गांधी माफी मांगे, पिछड़ा वर्ग राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। राहुल की सजा और सदस्यता के मसले पर काट के तौर पर बीजेपी से फार्मूले को आजमा रही है और इसे ओबीसी के मुद्दा, अपमान का मुद्दा बना रही है। साथ ही बीजेपी राहुल की बयानबाजी को सावरकर के मुद्दे से जोड़कर आगे बढ़ रही है।
मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष के सांसदों के बयान सुनवाना चाहता हूं। कभी उनको अपमानित करते हैं कि सूट बूट का प्रधानमंत्री है, तो कभी उनको अपमानित करते हैं कि ये तो चौकीदार चोर है, कभी किसी तरह से बात करके उनको अपमानित करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र ने, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, कोई राहुल गांधी ने नहीं बनाया। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछड़ी जातियों को नाम कोट कर से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये कतई भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक बार फिर से सत्ता पक्ष विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज होती दिखाई दे रही है। दोनों ही खेमा 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी अपनी रणनीति तय करता नजर आ रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में पार्टी के राज्यसभा लोकसभा सांसदों ने बैठक में शिरकत की। इस बैठक में आज कांग्रेस के सांसद काले कपड़े में नजर आए। सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहने। कांग्रेस के सांसद अडानी मामले में जेपीसी जांच में से कम के लिए तैयार नहीं है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। संसद परिसर में ही यह बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में 3 राज्यों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इसे बेहद खास बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों का हौसला बढ़ाया, पार्टी के नेताओं को जीत के गुरु मंत्र भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आगे की लड़ाई एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे पार्टी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी, वैसे ही विपक्षी पार्टियों के हमले तेज होते जाएंगे। इसलिए सभी को एक कड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल को सुनवाना चाहता हूं कि बैठक के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। इसमें एक बड़ा विषय यह है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको हम मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा सब माननीय सांसद गणों को आग्रह किया, जो नया नया टेक्नोलॉजी आते हैं उसके लिए आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। बने तो अच्छा है, लेकिन नहीं बन सकते हैं। ऐसे मान के आप चुप नहीं रहना चाहिए, आप उसको दूर नहीं रखना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है उसके लिए आप एक एक्सपर्ट टीम 2-3 लोगों का रखे अवगत करना चाहिए। सांस्कृतिक महोत्सव ये प्लानिंग करने के लिए उसमें हमारा जो भारत सरकार का जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में भी जो ऑलरेडी अर्जुन राम मेघवाल जी ने जिक्र किया है, उसका भी स्पर्धा के बारे में उन्होंने हमारे सामने विषय रखा है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। राहुल गांधी की सजा के मसले पर विपक्ष एकजुट है। विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। देखना होगा आगे राहुल की सजा हिंदुस्तान की राजनीति में क्या मोड़ लाती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।